थोड़ी देर गुजरी तो एक अधेड़ उम्र काला बजंग सा मोटा शख्स खंखारता हुआ अंदर दाखिल हुआ। मैं पराए फड्डे में टांग अड़ाना नहीं चाहता था। मैं जिस मकसद के लिए यहाँ आया था इसे पूरा करना चाहता था। यहाँ आम लोगों से मेरी कोई दुश्मनी न थी, ना ही मैं ये खड़ाक मोल लेना ही चाहता था। इसलिए सेठ बग्गू राम के अंदर दाखिल होते ही मैंने इसे उठकर इखलाकन सलाम किया। वो भी जवाबन खुश दिली से मिला। बैठो, क्या पियोगे? इसने कुरकुराती आवाज़ में पूछा। लहजा मोतदिल था। बड़ी मेहरबानी, मुंशी बता रहा था आपने मुझे याद किया है, इसलिए आ गया। मैंने दो टोक लहजा इख्तियार किया। वो बगौर चंद सानिये मेरे चेहरे को घूरने के अंदाज में तकता रहा, फिर बोला, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने इसे वही नाम बताया जो रुक्मणी को बता चुका था। इस चंडाल रुक्मणी के जाल में किस तरह फंस गए हो तुम? इसने अचानक कहा। मुझे इससे इस सवाल की तवक्का थी। कुछ देर बाद बोला, कभी कभी ज़रूरत गधे को भी बाप बना लेती है। तुम्हारी क्या ज़रूरत है इससे? इसने आंखें सुकेड़ कर पूछा। मैं बेघर और बेआसरा हूँ। रुक्मणी ने मुझे धंधे पर लगा दिया। अब अपने हाथों से रोज़ी कमाता हूँ। तुझे इसने शादी वादी का संदेशा दिया होगा? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई बात इशारतन भी इसने नहीं कही मुझसे। मेरा लहजा बदस्तूर मोहतात था। वो अपने शिकार को इसी तरह फांसती है। सेठ बग्गू राम के लहजे में इस्तेहज़ा था। शिकार? मैंने हैरत आमेज अंदाज में चौंकने की अदाकारी की। हाँ, तुम इस चुड़ैल का चौथा शिकार हो। चौथा शिकार? मैंने बदस्तूर उलझे हुए लहजे में पूछा। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। समय से पहले हमारी बात का मतलब समझ जाओ तो अच्छा है। वो इसरार भरे लहजे में बोला तो मैंने दानिस्ता खौफजदा नजर आने की अदाकारी की। दर हकीकत मैं इसकी चाल समझ रहा था। वो मुझे रुक्मणी से दूर करना चाहता था। इसमें इसका एक ही मकसद था, वो यही था कि रुक्मणी तन्हा हो और इसे फांसने का मौका मिल जाए। सेठ जी, आपने तो मुझे डरा ही दिया है। क्या वाकई? मैंने दानिस्ता जुरजुराए लहजे में कहा और जुमला अधूरा छोड़ दिया। हाँ, वो इंसान के जिस्म में खून आशाम चुड़ैल है। एक खतरनाक डाइन, डाइन से भी ज़्यादा खतरनाक। डाइन तो 7 घर छोड़ देती है, मगर ये डाइन तो अपने ही मर्द का खून पी जाती है। ये आप क्या कह रहे हैं? सच कह रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके पीछा छुड़ाकर भाग जाओ यहाँ से। वो मुझे खौफ में मुब्तला देखकर बोला। जैसे कह रहा हो, नहीं भागा तो मैं अपने बदमाशों के ज़रिए निकाल बाहर करूँगा। मैं इससे पंगा नहीं लेना चाहता था और सिर्फ अपने काम से काम रखना चाहता था। इसलिए मैं होले होले सर को तशवीश आमेज अंदाज में जुम्बश देने लगा। फिर वहाँ से लौट आया। झुग्गी आकर मैंने सारे पैसे रुक्मणी के हाथ में रखे और इसे कुछ नहीं बताया। वो मुझसे इधर उधर की बातें करती रही। बिलाखिर मैंने सोचे समझे मंसूबे के तहत इससे कहा, रुक्मणी, क्या मुझे लॉन्च मिल सकती है? लॉन्च? क्या करेगा? इसने हैरत से आंखें फैलाकर पूछा। बस ज़रा गहरे समंदर की सैर करने को जी चाहता है। मैं बच्चों के से इश्तियाक से बोला तो वो यकदम खिलखिलाकर हंस दी। तू तो वाकई बालक है। कल सुबह चलेंगे, इसने कहा और मैं चुप हो रहा। अगले दिन सुबह तड़के हम जागे। मैंने भारी भरकम जाल समेटकर कांधे पर उठाया और खाड़ी की तरफ चल पड़े। हम 2-3 घंटों तक मछलियां पकड़ते रहे। इसके बाद रुक्मणी लॉन्च को गहरे पानियों में ले गई। साहिल नज़रों से ओझल हो गया। अब चार तरफ हद निगाह तक बेकरार समंदर था। ये एक मोटर लॉन्च थी जो रुक्मणी ने किराए पर ठेकेदार बग्गू राम के मुंशी दौलत राम से ले रखी थी। ये डीजल से चलती थी और इसमें फाजल डीजल के 2 अदद बड़े बड़े ड्रम भी रखे हुए थे। इस लॉन्च को 5-6 मछेरे मिलकर हायर करते थे। रुक्मणी को लॉन्च चलाना आती थी, बल्कि मछलियां पकड़ने के दौरान मैंने भी किसी हद तक सीख ली। बाकी मछेरे अपने अपने हिस्से की मछलियां पकड़कर साहिल पर ही उतर गए थे। मैंने गहरे पानियों में आकर दानिस्ता रुक्मणी के साथ प्यार भरी बातें शुरू कर दी। इसकी तो जैसे मुराद बर आई। वैसे वो एक मजबूत किरदार की बड़ी दबंग औरत थी। आज तक इसने ज़बरदस्ती मेरे गले का हार बनने की कोशिश न की थी, मगर मैं इसकी बड़ी बड़ी आंखों में चोर बत्तियां जलते देख रहा था। इसलिए तू मुझे यहाँ लाया है ताकि मुझसे अपने दिल का हाल बयान कर सके। वो एक खतरनाक खुशफहमी में मुब्तला होते हुए शर्मा कर बोली। हाँ, तू नाराज़ तो नहीं हो रही? पर देख, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। मैंने प्यार से इसके बालों को सहलाते हुए कहा। वो तो मैं जानू हूँ। अगर तू बुरा होता तो झुग्गी में भी मेरे साथ ज़बरदस्ती कर सकता था, वो बोली। मैंने बातों बातों में स्टीयरिंग व्हील थाम लिया। हम दोनों अरशे से उतरकर ड्राइविंग कैबिन में आ गए। मैंने लॉन्च का रुख मतलूबा सिमत मोड़ रखा था। इसकी स्पीड भी बढ़ा दी थी।
मैंने इसे प्यार भरी बातों में लगाए रखा था, साथ ही कंपास और बैरोमीटर पर भी मेरी नजरें जमी हुई थी। मैं अपनी मतलूबा सिमत में 60 नाइटल मील पर आ गया था। तब अचानक रुक्मनी ने मुतफक्कर लहजे में मुझसे पूछा, ज्यादा आगे मत जा, लौट चल, कस्टम वालों ने धर लिया तो मुसीबत आ जाएगी। इधर कौन से कस्टम वाले होते हैं, मैंने चालाकी से पूछा, मगर रफ्तार कम न की। विदेशी पाकिस्तानी कस्टम वाले मिल गए तो पाकिस्तान की जेल की सैर करा देंगे, इसने कहा तो मैं ज़रा अचानक चौंक गया। क्या यहाँ से पाकिस्तानी सरहद करीब है? हाँ, हमारी तो सारी ज़िंदगी पानियों में गुजरी है, चल लौट चल अब। तकदीर बड़े भरपूर अंदाज में मेरा साथ दे रही थी। गोया मैं अपने मिशन के आखिरी और अहम मरहले को सर करने के बाद इस समुद्री हदूद के रास्ते फरार होकर अपने मुल्क की समुद्री हदूद में बासानी दाखिल हो सकता था, और शायद यही मेरे लिए यहाँ से फौरी तौर पर निकलने का सामान हो सकता था। मैं ज़रा सोच में पड़ गया। मछेरों के भेस में अब मैं बासानी अपने मिशन का ये आखिरी हिमालय सर कर सकता था, मगर रुक्मनी मेरे साथ थी, इसे एतमाद में लेना पहले अशद ज़रूरी था। तब मेरे ज़हने रसा में एक तरकीब आई और मैंने रुक्मनी से कहा, रुक्मनी एक बात बताऊं? हाँ बोल, क्या बात है? इसने गहरी निगाहों से मेरी तरफ देखकर पूछा। रुक्मनी, अब तो तेरी मेरे साथ दिल लगी भी हो गई है, अब तेरे से क्या छुपाना, मगर फिर भी तुझे बताते हुए झिझक हो रही है। मैंने पैंतरेबाज नज़रों से इसके चेहरे की तरफ देखकर कहा तो वो फ़ौरन आपो ही से आप मोहब्बत भरी हलावत से बोली, झिझक कैसी बाबू? अब वो मुझे प्यार से बाबू कहती थी। मुझ पर विश्वास कर, बोल क्या बात है, क्या कोई परेशानी होवत है? हाँ ऐसी ही बात है, मैंने गुमगू से लहजे में कहा और यकायकी अपने चेहरे पर गैज़ आलूद तासरात उभारते हुए गुस्सीले लहजे में बोला, रुक्मनी मेरा दुश्मन अभी तक जिंदा है, जिसने मेरी मासूम बहन के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, मगर वो बहुत ताकतवर है। यहाँ एक जजीरे में इसकी हुकूमत है, मैं दर हकीकत इस जजीरे पर पहुंचकर इससे इंतकाम लेना चाहता हूँ। मुझे रुक्मनी से पे दर पे और मुसलहतन झूठ बोलना पड़ रहा था। वो मेरी बात पर कदरे चौंक कर मेरी तरफ तकने लगी। अरे कौन सा जजीरा है वो? इसने पूछा। मैंने इसे बताया कि वो खंबात के साहिल से सुनाटिकल मील के फासले पर जनूब मशरिक की सिमत है। तो यकदम इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी, फिर जैसे अटक अटक कर बोली, तुम तो मौत के जजीरे की बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ, क्या तुझे मालूम है इसके बारे में? मैंने चौंक कर पूछा। हाँ, पर वहाँ तो सरकार के आदमियों की हुकूमत है, तेरा दुश्मन भला वहाँ। रुक्मनी अचानक कहते कहते चुप हो गई। इसे बात करते करते अचानक कुछ याद आ गया और इसने जुमला भी अधूरा छोड़ दिया था। मैं भी चौंक कर इससे बोला, क्या हुआ रुक्मनी, तू चुप क्यों हो गई? मैंने महसूस किया कि वो अब बड़ी अजीब अजीब निगाहों से मेरी तरफ तके जा रही है। रे तू विदेश मुल्क का जासूस तो नहीं मान? इसने सरसराती आवाज में कहा और मैं जैसे सन्नाटे में आ गया। मैंने तो इसे एक अनपढ़ जाहिल मछेरन समझा था, मगर इसने मुझसे ऐसी बात अपनी तई महज शुबे में कही थी, लेकिन 100% दुरुस्त थी। फिर फौरन ही इसकी जहनी फरासत के इस शख्साने को समझ गया। रुक्मनी का ताल्लुक मछेरों के कबीले से था, जो बहीरा अरब के गहरे पानियों में जाकर मछलियां पकड़ा करते थे, और चूंकि यहाँ दोनों मुल्कों की समुद्री हदूद मिलती थी, इसलिए हो सकता था कि यहाँ ऐसे वाक़यात जन्म लेते रहते हों। बहर तौर मैंने रुक्मनी की बात को हंसी में टालने की गर्ज से एक बुलंदावेज कहकहा लगाया। बोला, रुक्मनी, या तुझे मुझ पर विदेश जासूस होने का शुबा कैसे हुआ? ये कहते हुए मैंने बगौर इसकी आंखों में झांका था। बाबू, हमारी बस्ती में विदेशी जासूस आते रहते हैं। वो आम आदमियों की तरह घुल मिलकर ही रहते हैं, मगर इनमें से कुछ पकड़े भी जाते हैं, और इन्हें पकड़ने वाले यही काली सुरमई वर्दियों वाले सरकारी आदमी होते हैं, जो इस मौत के जजीरे से आकर हमारी बस्ती का गश्त लगाया करते थे। इसने सरहतन बताया। अब तो मैं भी ज़रा सटपट आ गया था। मैं अपने साथ स्टेन गन भी लाया था, फाजिल राउंड की बेल्ट भी थी। वो दोनों चीज़ें कैबन के एक सीलन ज़दा 24 संदूकचे में महफूज थी। यकायकी मैंने महसूस किया था कि रुक्मनी का चेहरा हर तरह के तासुरात से आरी हो चुका था। फिर जाने इसके सर पर क्या समाई कि इसने करीब रखे मज़कूरा संदूक से मेरी गन निकाल कर मुझ पर तान ली। इसकी इस गैर मुतवक्के हरकत पर मेरा दिल उछल कर हलक में आन अटका और मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। कौन है तू? सच सच बता, नहीं तो गोली मारकर तेरी लाश समंदर में फेंक दूंगी। इसका लहजा यकदम बदल गया। इससे पहले वो एक उजड़ और जाहिल मछेरन नजर आती थी, मगर अब यकदम जैसे इसका लहजा ही बदल गया था, जैसे कोई शहर की मुहज्जब खातून मुझसे मुखातिब हो। मैं रुक्मनी का ये रूप देखकर हैरान परेशान रह गया। जवाब दो वरना गोली मार दूंगी। रुक्मनी, ये तुझे क्या हो गया है? क्या कह रही है तू?
मैंने लहजे में तासफ हमेज हैरत और परेशानी समोते हुए कहा, मेरा ताल्लुक इंडियन इंटेलिजेंस से है। मुझे अब शराफत से अपने बारे में बता दो कि तुम डेथ आइलैंड क्यों जाना चाहती हो। वो दरिश्त लहजे में बोली और मेरी कनपटियों पर लहू ठोकरें मारने लगा। ये इलाका हसास होने की वजह से यहाँ मछेरे या इंसानों के भेस में रॉ या इंटेलिजेंस के जासूस होना अचंभे की बात न थी। रुक्मनी जो मछेरन के रूप में इंडियन इंटेलिजेंस की तरबियत याफ्ता रुकन नजर आती थी, वो मेरे बारे में अभी कुछ नहीं जानती थी। ताहम इसकी बातों से मैंने इतना तो अंदाज़ा लगा ही लिया था कि डेथ सर्कल और रॉ के असॉल्ट विंग वालों ने मेरे मामले को अभी इंडियन सीक्रेट सर्विस या इंटेलिजेंस से दूर ही रखा था। ताहम वो लोग अपने अपने दायरे में अपना अपना फ़र्ज़ निभा रहे थे। जैसा कि रुक्मनी ये सारे ख्यालात मेरे ज़हन तबाह में अचानक ही उभरे थे। मैंने अपने हवासों पर काबू पाते हुए इससे मुस्कुरा कर कहा, रुक्मनी तू मुझे गलत आदमी समझ रही है। नहीं, तुम पाकिस्तानी जासूस हो, वरना डेथ आइलैंड के बारे में किसी को नहीं मालूम। वो दरिश्त लहजे में बोली, इसकी आंखें शोले बरसा रही थी। ये राज सिर्फ रॉ और इंडिया सीक्रेट सर्विस वाले जानते हैं। अगर कोई तीसरा इस राज से वाकिफ है तो यकीनन दुश्मन मुल्क का जासूस ही होता है। अब तुम मेरे शक करने की वजह जान चुके हो। तुम्हारा शक बेबुनियाद है। तुमने मेरे प्यार से धोखा किया है। मैं एक सीधा सान। बकवास बंद करो अपनी, वो हलक के बल धाड़ी। इस वक्त जाने किधर से एक भूली भटकी तेज लहर ने लॉन्च को बुरी तरह डोल दिया था। रुक्मनी अपना तवाज़न कायम करने की कोशिश में चंद कदम पीछे लड़खड़ाई तो मैंने उछल कर एक जिस्त इस पर लगाई। इसने गन की नाल का रुख मेरी तरफ मोड़ने की कोशिश की, मगर इससे पहले ही मैं इसे छाप कर रुगेदता हुआ कैबिन से बाहर आ गया। हम दोनों में अब जोर आजमाई होने लगी थी। वो बेशक इंडियन इंटेलिजेंस की तरबियत याफ्ता एजेंट थी, लेकिन बहरहाल वो एक औरत थी। खुद मुझे भी इसे हलाक करने को दिल नहीं चाह रहा था। बहरतौर मैंने इस पर जल्दी ही काबू पा लिया। फिर इसे रस्सियों से अच्छी तरह बांध कर अंदर कैबिन के कोने में डाल दिया। मैंने इसके मुंह में कपड़े का गोला भी ठोंस दिया। मैं अब लॉन्च की तरफ मुतवज्जे हो गया था। मेरी मंजिल ज़्यादा दूर न थी। थोड़ी देर बाद मुझे दूर पट्टी दिखाई दी। ये डेथ आइलैंड का साहिल ही हो सकता था, मैंने सोचा। इसके साथ ही मैंने लॉन्च की रफ्तार कम कर दी, बल्कि लॉन्च का इंजन ही बंद कर दिया, जो पुराना होने के बायस बहुत आवाज़ पैदा कर रहा था। स्टेन गन मेरे काम नहीं आ सकती थी। मैंने पहला काम यह किया कि लॉन्च को वही लंगर फेंक कर महदूद कर दिया, क्योंकि इसमें इंडियन सीक्रेट एजेंसी की एहलकार कैद थी। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि वो किसी साहिल पर पहुंचकर मेरा मिशन फेल कर दें। पहले तो मेरे जी में आई कि इसे ख़त्म कर डालूं, मगर फिर यही सज़ा इसकी तजवीज़ की कि इसे इधर ही पड़ा रहने दूँ। बहरतौर मैंने इसकी जामे तलाशी ले ली थी कि कहीं इसके पास कोई वायरलेस या बटन बराबर भी कोई ट्रांसमीटर तो नहीं है। इसके बाद मैंने एक टायर ट्यूब संभाला और अल्लाह का नाम लेकर गहरे पानी में उतर गया। सपहर का वक़्त हो चुका था। दूर मगरिब की सिमत आसमान सुर्ख होने लगा था। मैं बहरे अरब की हैबतनाक समुंदर में उतर चुका था और अब हाथ पाँव की कोशिश से धीरे धीरे तैरता हुआ डेथ आइलैंड के साहिल की तरफ बढ़ने लगा। मैं चाहता तो लॉन्च के ज़रिए भी बआसानी जजीरे तक पहुंच सकता था, लेकिन मैं मनोड़ा या किमाड़ी के जजीरों की सैर करने नहीं जा रहा था। ये जजीरा मौत का जजीरा था, जिधर रॉ जैसी बदनामे ज़माना तंजीम के एक इंतहाई फ़ाल और अहम विंग असॉल्ट का मरकज़ी हेडक्वार्टर था। ये विंग रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता था। लॉन्च को देखते ही असॉल्ट के खूनी हरकारे इस तरफ मुतवज्जा हो सकते थे, बल्कि सच पूछा जाए तो मुझे अपने जिस्म के गिर्द बंधे इस बड़े से टायर के ज़रिए जजीरे तक पहुंचने पर भी ख़तरा महसूस हो रहा था। लेकिन बहरहाल लंबी चौड़ी और घुरघुराती आवाज़ वाले डीजल इंजन के लॉन्च के मुकाबले में इसमें कम ही ख़तरा था। मैंने दानिस्ता शाम उतरने और रात की तारीकी फैलने की खातिर ही जजीरे से काफ़ी दूर लॉन्च रोकी थी, ताकि एक तो मैं दुश्मनों की उकाबी नज़रों से भी महफूज रह सकूं, दूसरा जब तक मैं गहरे पानियों में तैरता हुआ जजीरे के करीब पहुंचूं तो आसपास अंधेरा फैल जाए, ताकि पानी की सतह पर उभरने वाली मामूली से इर्ताश को भी दुश्मन न देख सके। मुझे बखूबी अंदाज़ा था कि दुश्मन मुझसे किस कदर बिदके हुए थे। मैंने उन्हें ज़बरदस्त जग पहुंचाई थी। मैं पूरे डेथ सर्कल को तबाह बर्बाद कर चुका था। अब डेथ सर्कल जैसी वजूद में लाने वाली मुल्क दुश्मन तंजीमों को जन्म देने वाले रॉ के असॉल्ट विंग का भी किला कमा करना अशद ज़रूरी था। मज़कूरा विंग के तबाह होने से पूरी रॉ तंजीम 20 साल पीछे चली जाती और फिर इनमें कभी भी मेरे पाक वतन के खिलाफ साजिश करने के लिए डेथ सर्कल जैसी तंजीम को जन्म देने की जुर्रत तक न होती, बल्कि खुद को संभालने में ही उन्हें कई साल लगने थे। मैं ये भी जानता था कि हो सकता है असॉल्ट वालों को अभी शायद इस हकीकत का इल्म न हो
कि मैं डेथ सर्कल को मुकम्मल तौर पर तबाह करने के बाद इनके पीछे पड़ चुका था। वो यही समझ रहे होंगे कि मैं अपना मिशन मुकम्मल करके अब वापसी की राह लूँगा, और हो सकता है इन लोगों ने मुल्क से बाहर जाने वाले रास्तों पर ज़बरदस्त चेकिंग का इंतज़ाम भी कर रखा था। बाहर तौर मैं पानी में तैरता चला जा रहा था। जब थक जाता तो टायर ट्यूब के सहारे अपने बदन को ढीला छोड़कर ज़रा सुस्ताने लग जाता। इसके बाद फिर हाथों पैरों से चप्पुओं का काम लेना शुरू कर देता। मैं अंधेरा फैलने तक जजीरे के साहिल के करीब करीब पहुंच गया था। नीले और शफाफ आसमान पर तबाक चांद दमक रहा था, जिसकी रोशनी में साहिल वीरान नजर आ रहा था। नारियल और पाम के दरख्त नजर आ रहे थे। मैं ज़रा थम कर आंखें सुकेड़े साहिल की तरफ देखने लगा। मैंने अब टायर की हवा निसफ निकाल कर इसका हुजम कम कर दिया था, क्योंकि ये तो यकीनी अमर था कि असॉल्ट के एजेंट चार अतराफ फैले हुए हों। जाने क्यों मेरा साहिल की तरफ बढ़ने को दिल नहीं मान रहा था। मैंने साहिल के जनूबी तरफ देखने की कोशिश की तो वहाँ उभरे हुए नुकीले खाके नजर आए। गोया जनूबी सिमत मुख्तसर सा पहाड़ी सिलसिला था। मैंने सोचा और यही इरादा किया कि जनूबी सिमत की तरफ बढ़ा जाए। लिहाजा मैं धीरे धीरे तैरता हुआ मतवाजी रुख चट्टानी सिमत की तरफ बढ़ने लगा। जब मैंने देखा कि मैं अब चट्टानी साहिल के कदरे करीब पहुंच चुका हूं तो मैंने टायर ट्यूब से सारी हवा निकाल कर इसे परे धकेल दिया और खुद समुंदर में गोता मारकर तैरता हुआ पहाड़ी के करीब साहिल पर आ पहुंचा। यह गालबन मूंगिया की चट्टानें थी और खासी जाबजा काई होने की वजह से खासी फिसलुआ हो रही थी। बाहर तौर मैं गिरता फिसलता हुआ चट्टानों के दरमियान दरार में दाखिल हो गया। मौत के जजीरे पर कदम रखते ही मेरे दिल की धड़कनें यकलख तेज हो गई थी। एक मकाम पर मुड़कर मैंने अल्लाह से दिल ही दिल में अपने आखिरी मिशन की कामयाबी की दुआएं मांगी और आगे बढ़ा। फिर जल्द ही किसी न किसी तरह चट्टान के आखिरी सिरे पर पहुंचकर रुक गया। अब सामने घना जंगल नजर आ रहा था। इस छोटे से चट्टानी सिलसिले के बाद एक छोटा सा रेतला मैदान था। इसके बाद जंगल शुरू हो जाता था। मैंने रेतले मैदान की तरफ बढ़ने से पहले अच्छी तरह गिरदोपेश पर नजरें दौड़ाई। इसके बाद मैं ज़मीन पर लेट गया और फिर कोहनियों और सीने के बल रेंगता हुआ रेतले मैदान पर पहुंचा और फिर इस तरह बसरत अपनी रेंगती हुई पेशकदमी के साथ बिलाखिर जंगल में दाखिल हो गया। फिर जैसे ही उठ खड़ा हुआ अचानक रोशनी का तेज सैलाब मुझ पर उमड़ पड़ा। एक लम्हे को तो मेरे औसान ही खता हो गए और मेरी आंखें चुधिया गईं। हाल्ट, साथ ही एक करख्त आवाज़ गूंजी। लाइट कम हुई तो मुझे सामने दो गनबरदार अफराद नजर आए। उन्होंने चुस्त स्याह पतलूनें और कमीज पहन रखी थी। एक ने हाथ में गन के साथ बड़ी सी टॉर्च लाइट भी पकड़ी हुई थी। सिर्फ दो दुश्मनों को देखकर मुझे कदरे तमानियत हुई। कौन हो तुम? वही करख्त आवाज़ वाले एजेंट ने मुझे दृष्टि से पूछा। मैं मछेरा हूँ, मेरी लाश तबाह हो गई है और मैं यहाँ आ गया, मैंने अपने लहजे में खौफ समेटते हुए कहा। कहाँ रहते हो तुम? इस बार लाइट वाले ने करख्त आवाज़ में पूछा। इधर खंबात में बस्ती है हमारी। फिर एक दुश्मन मेरी तरफ बढ़ा। इसने मेरी जामे तलाशी ले ली। मेरे पास कुछ बरामद न हुआ। राजन, इसके पास तो कुछ भी नहीं। मेरी तलाशी लेने वाले एक दूसरे साथी ने कहा। क्या करें अब इसका? क्या चीफ साहब के पास ले चलें इसे? पहले वाले ने राय तलब लहजे में अपने साथी से पूछा। अगर तुम्हें यह मशकूक नहीं लगता तो फिर इसे समंदर में ही फेंक देते हैं। दूसरे ने जवाबन राय दे दी। मेरी रगों में खून की गर्दिश यकलख तेज हो गई। नहीं राजन, चीफ साहब का हुक्म है कि कोई भी मशकूक आदमी नजर आए इसे पकड़ कर ले आओ। पहले वाले ने मुखालफत की। राजन नामी इसका दूसरा साथी गहरी सोच में डूब गया। चलो फिर ये ठीक रहेगा। बिलाखिर इसने इस बात में सर हिलाया। इसके बाद वो दोनों मुझे गन पॉइंट पर लिए एक तरफ को चल दिए। मैंने इनकी हरकतों सकनात से लापरवाहियाना अंदाज भांप लिया था। इसकी वजह शायद यही हो सकती थी कि वो मुझे वाकई कोई बेज़रर सा मछेरा समझे हुए थे। मैंने इनकी इस लापरवाहियाना अंदाज से फ़ायदा उठाने का सोचा। फिर एक मुकाम पर दानिस्ता ठोकर लगने में मैं झूठ मूठ ज़मीन पर गिर गया और अपनी एक टांग पकड़े हाय हाय करने लगा। हमारी टांग में मोच आ गई और हाय चला भी ना जाए। मैंने मखसूस लबु लहजे में कहा तो एक ने दांत भींच कर आगे बढ़ते हुए मुझे बाजू से पकड़ा और उठाना चाहा तो मैंने बिजली की सी फुर्ती के साथ इसकी गन झींप ली। फिर बसरत गन का रुख दोनों की तरफ मोड़कर ट्रिगर दबा दिए। रात के भयानक सन्नाटे में गोलियों की समा खराश तरतराहट उभरी और दोनों तड़प कर ढेर हो गए। मैंने जल्दी जल्दी इनकी तलाशी ली और इनके कब्जे से फाजिल राउंड और हेड ग्रेनेड अपने कब्जे में लिए। फिर अंधाधुंध दौड़ने लगा। अभी मैं चंद कदमों के फासले पर ही था कि अचानक मुझे एक तेज सायरन की आवाज़ उभरी। इस आवाज़ पर मैं बुरी तरह ठटक कर रह गया।
यकीनन यह होशियार बाश करने का सायरन था जो गोलियों के धमाकों के बाद हेडक्वार्टर से बजाया गया था। मैं अब सायरन की तेज़ आवाज़ का तयन करके नहायत मोहतात रवि के साथ आगे बढ़ने लगा। अभी चंद कदम ही चला था कि अचानक फिजा में एक तेज़ पटाखा गूंजा और दूसरे ही लम्हे पूरा जंगल क्या बल्कि जजीरा ही तेज़ चुधिया देने वाली रोशनी में नहा गया। मैं घबरा गया, मगर फिर फौरी तौर पर किसी अनजाने खतरे के पेश नज़र मैं जैसे ही करीब के झुंडदार झाड़ियों में गिरा तो अचानक गोलियों की समा खराश तरतराहट उभरी। जनाजट की मुहीब आवाज़ों के साथ कई गोलियां मेरे दाएं बाएं ज़मीन पर पैवस्त हो गईं। चंद एक गोलियों की झपक तो मुझे अपने चेहरे और कनपट्टियों के बिल्कुल करीब से गुजरती हुई महसूस हुई। दुश्मनों ने शायद मुझे देख लिया था। मैं इनकी फायरिंग पॉइंट से दूर निकल जाना चाहता था। चुनाचा मैं थोड़े फासले पर तेज़ी से रेंगता हुआ आगे बढ़ा और फिर उठकर दौड़ लगा दी। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक दोबारा फिजा में पटाखा छोड़ने की आवाज़ उभरी और एक बार फिर इर्द गिर्द का तारीक माहौल तेज़ रोशनी में नहा गया। मैंने दोबारा खुद को करीब की घनी झाड़ियों में उछाल दिया। गोलियों की समा खराश तरतराहट उभरी और मेरे हलक से करब अंगेज चीख खारिज हुई। एक गोली मेरे दाएं बाजू का गोश्त चीरती निकल गई। मैंने अजियत की बढ़ती हुई लहर को दांतों तले दबाने की कोशिश की, फिर बाजू के जख्म का जायजा लिया। वहां से तेजी के साथ भल भल खून जारी था। खून तेजी से बहता देखकर मुझे तशवीश लाहक होने लगी। मैंने जमीन से मुट्ठी भर नम आलूद रेत उठाकर जख्म पर मल ली। इसके बाद अपनी कमीज फाड़ कर इसकी पट्टी से बनाकर जख्म के गिर्द बांध ली। खून का जरियान कदरे कम हुआ। वक़्त गुजरने के साथ इसने भी जम जाना था, इसलिए मैं चंद सानिया अपनी जगह पर ही दबका रहा। दुश्मनों का मेरी तरफ से होशियार हो जाना मेरे हक में बेहतर नहीं हुआ था, मगर अब मुझे इन संगीन तर और ख़तरनाक हद तक जानलेवा मखदूश हालात से निपटना था। मुझे मालूम था कि जब तक ये लोग मुझे गोलियों से भून न लें, इस तरह रोशनियों के पटाखे फिजा में छोड़ते रहेंगे। इसलिए मैं अपनी जगह ही दबका रहा, मगर ज़्यादा देर ये भी मेरे लिए बेहतर न था। मुझे अपने मिशन में अपनी बका के खातिर हरकत पजीर रहना था। चुनाचा मैंने ये सोच कर एक बार फिर पेशकदमी की, मगर इस बार मैंने पैरों पर खड़े होकर चलने के बजाय कोहनियों और सीने के बल पर रेंगने की कोशिश की। तारीक फिजा में अब भी वक्फे वक्फे से आतिशबाजी जारी थी। मेरे जमूद में रहने से दुश्मन मुझे छाप सकते थे। अगर मैं इस बार इनके हत्थे चढ़ जाता तो मुफर की राह नामुमकिन तक मुश्किल तरीन साबित होनी थी। मैं अपना सर हथेली पर रख चुका था और रेंगते हुए जंगल के पार निकल जाना चाहता था। अभी मैं थोड़ी दूर ही चला था, शिकारी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आने लगी और मेरा दिल उछल कर हलक में आन अटका। मुझे तारीक जंगल की भूल भुलैयों से निकालने के लिए दुश्मनों ने कुत्ते छोड़ दिए थे, जो यकीनन तरबियत याफ्ता और बोगीर कुत्ते थे, जो मेरी बू सूंघते हुए चश्मे ज़दन मुझे घेर सकते थे। मैंने भी संगीन खतरा भांपते ही एक कदर हैंड ग्रेनेड अपने हाथ में पकड़ लिया था। बस इसकी पिन दांतों तले खींचने की देर थी। ज़रा ही देर गुजरी थी कि बोगीर शिकारी कुत्तों के मेरे बिल्कुल दाहिनी जानिब भौंकने की आवाज़ें सुनाई देने लगी, बल्कि वो मेरे इस कदर करीब पहुंचे हुए महसूस होने लगे कि मुझे इनकी खूनख्वार हाँपती हुई गुर्राहटें भी साफ सुनाई देने लगीं। यकायकी मेरी कनपटियाँ सुलग उठीं। मैं पल भर को रुका, मज़कूरा सिमत की तरफ अंधेरे में आंखें सुकेड़ कर देखा तो मुझे शिकारी कुत्तों के ह्योलों के साथ रोशनियां भी थरकती हुई नजर आईं। गालबन शिकारी कुत्तों के ताक़ुब में मुसल्ले दुश्मन भी हाथों में टार्चे लिए दौड़े चले आ रहे थे। फिर वो जैसे ही मेरे ज़रा करीब पहुंचे तो मैंने हाथ में पकड़े हैंड ग्रेनेड की पिन दांतों से खींचकर इसे दुश्मनों और कुत्तों के गौल की तरफ पूरी कुव्वत से उछाल दिया और खुद एकदम ज़मीन पर लेट गया। एक समाज शिकन धमाका उभरा और मुझे कुत्तों की करबनाक चीखों के साथ दुश्मनों की भी करीश चीखें सुनाई दी थी। मैंने एहतियातन मज़कूरा सिमत एक ब्रेस्ट बीस सोटअप के अंदाज में फायर कर दिया। इसके बाद दौड़ लगा दी। अब रोशनियों के पटाखे फिजा में छूटना बंद हो चुके थे। मैं इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए तारीकी में दौड़ता चला गया। अभी मैं जंगल के सिरे पर पहुंचा ही था कि मुझे अपने दाएं जानिब झाड़ियों में सरसराहटें सुनाई दी। मैं फ़ौरन ज़मीन पर लेट गया। पहले दाएं जानिब अपनी गन का रुख करके गोलियों की बौछार कर डाली, फिर बाएं तरफ। इसके बाद मैं फुर्ती के साथ एक खुरदरे तने वाले दरख्त पर चढ़ गया। यह ज़्यादा ऊंचा दरख्त न था, मगर काफ़ी छतनावर था। मैं बुलंदी में पहुंचकर फ़ौरन इसकी घनी शाखों में छुप कर बैठ गया। सामने देखा तो मुझे दरख्तों के झुंड में एक मुस्ततील इमारत दिखाई दी, जिसकी बुलंदी तो कुछ खास न थी, मगर वो अर्जी तौर पर काफ़ी वसी रकबे पर फैली हुई थी। वहाँ मुझे इर्द गिर्द तकरीबन 10-12 मुसल्ले दुश्मन एजेंट चौकस अंदाज में खड़े दिखाई दिए थे। मुझे फ़ौरन एक खुशगवार एहसास हुआ। दुश्मन बड़ा महदूद तादाद में था। इसकी वजह यह थी कि इनमें बहुत से मेरे हाथों में जहन्नम वासिल हुए थे। मौजूदा सनसनीखेज हालात का तकाजा था कि मैं अब सुस्त रवि के बजाय फास्ट एक्शन पर अमल पैरा ही रहूं। चुनाचा ये ख्याल आते ही मैंने दुश्मन एजेंटों के कब्जे से हासिल किए हुए बकिया हैंड ग्रेनेड्स का जायजा लिया।
फिर स्टेन गन का मैगजीन फुल करके इसे अटैच करने के बाद चंद सानियां दबक कर वहीं बैठा रहा। थोड़ी देर गुजरी तो जंगल के मुख्तलिफ गोशों से तकरीबन 8-10 मजीद मुसल्ले दुश्मन नमूदार होकर हेडक्वार्टर की इमारत की तरफ बढ़े। दफातन इमारत के अंदर से मैंने 2 मुसल्ले गार्ड्स की मुहित में कर्नल भटनागर को बदहवासी के आलम में निकलते देखा। वो अपने साथियों पर बरसने लगा। वो गुस्से से लाल पीला हो रहा था। इमरान, फास्ट एक्शन का वक़्त आन पहुंचा है। अब नहीं तो कभी नहीं मेरे अंदर कोई चीखा। मेरे रगों में यकायकी जोश आमेज खून की गर्दिश तेज़ होने लगी। मैं जंगली चीते की तरह दरख्त से नीचे उतरा और फिर मौत बनकर तारीकी से फ़ायदा उठाते हुए दुश्मनों के गोया सर पर पहुंच गया। मुझे इतने करीब पाकर एक लम्हे को तो वो सब के सब हक्का बक्का रह गए। फिर जब तक वो संभलते मैंने पहले से हाथ में पकड़े हुए हैंड ग्रेनेड की पिन खींचकर इनकी तरफ उछाल दिया। कर्नल भटनागर अंदर की तरफ दौड़ा। समाज चिकन धमाके के साथ ही वहां मौजूद दुश्मनों के परखचे उड़ गए। मैंने बिजली की सी सरद के साथ दूसरे हैंड ग्रेनेड की पिन निकाल कर इसे भी उछाल दिया। इसके बाद मैं भटनागर के ताकुब में इमारत के अंदर दौड़ा। अंदर पूरी इमारत वीरान थी। मैं पागलों की तरह अपने आखिरी दुश्मन भटनागर को मुख्तलिफ राहदारियों में तलाश करने लगा, मगर वो ऐसा गायब हुआ था जैसे गधे के सर से सींग। मैंने मुख्तलिफ कमरों की जल्दी जल्दी तलाशी ली, मगर इस मरदूद भटनागर का सुराग न मिला। इस खबीस को जहन्नम वासिल किए बगैर मेरा मिशन अधूरा न था, क्योंकि रॉ का सबसे ज़्यादा अहम शख्स यही था जिसे असॉल्ट विंग में दिमाग और रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल थी। पाकिस्तान के खिलाफ खुफिया साजिश और डेथ सर्कल की इख्तरा भी इसी मूजी की थी, लिहाजा मैं इसे किसी तरह भी नहीं छोड़ सकता था। जाने वो मरदूद इमारत के कौन से खुफिया गोशे में छुप चुका था। मुझ पर नाकामी के एहसास तले शदीद झंझलाहट तारी होने लगी, तो मैंने आओ देखा न ताओ बाकी 3 बचे हुए हैंड ग्रेनेड्स मुख्तलिफ कमरों में उछाल दिए। पे दर पे 3 ज़बरदस्त धमाके हुए तो अगले ही लम्हे मुझे खौफनाक गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी और पूरी इमारत मुझे लरसती हुई महसूस होने लगी। मुझे यूं लगा जैसे अनकरीब यह इमारत जहन्नम में बदलने वाली है। मेरे जहन में फ़ौरन एक ख़तरनाक ख्याल उभरा, कहीं एमुनेशन में आग न भड़क उठी हो। यह लर्जा खेज ख्याल आते ही मैं बाहर को दौड़ा। इमारत से मैं जैसे ही बाहर निकला तो मुझ पर एक भारी भरकम साया टूट पड़ा। इसने सबसे पहले मेरी गन को लात रसीद की, जो मेरे हाथों से निकलकर दूर तारीकी में जा पड़ी। हम दोनों इमारत के बाहर ही गुत्थम गुत्था हो गए। जल्द ही मैंने कर्नल भटनागर को पहचान लिया। हाँ, यही मेरा आखिरी टारगेट था जो मुझसे नबरत आजमा था। हम दोनों निहत्ते ही एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश करने लगे। इधर इमारत के अंदर पे दर पे धमाके गूंजने लगे। बेवकूफ़, अंदर एमुनेशन ने आग पकड़ ली है, भागो वरना हम दोनों नहीं बचेंगे। कर्नल प्रेम भटनागर ने जब बैल मुंडे चढ़ते नहीं देखी तो हाँफती हुई आवाज़ में मुझसे चिल्लाकर कहा। इसके बाद इसने साहिल की तरफ दौड़ लगा दी। मैं इसके ताकुब में लपका। हमारे अकब में हेडक्वार्टर की इमारत जहन्नमज़ार बनने लगी थी। दुश्मन राह फरार इख्तियार कर रहा था, मगर मुझे तसल्ली थी कि वो भला इस जजीरे से किस तरफ निकलेगा। जिस सिमत कर्नल भटनागर मुझसे जान बचाकर दौड़े जा रहा था, गालबन इस सिमत साहिल करीब पड़ता था। वो कमबख्त दौड़ने में मुझसे तेज़ था, या इसकी वजह यह थी कि मैं पहले ही थकान के मारे छल हो रहा था और ज़ख्मी भी था। बहर तौर मैंने इसका पीछा न छोड़ा। गिरता पड़ता इसके ताकुब में दौड़ता रहा, हत्ता कि हम साहिल के करीब पहुंच गए। जब मैं साहिल के ज़रा नज़दीक पहुंचा तो मेरा दिमाग भग से उड़ गया। मेरा चेहरा नाकामी के एहसास तले धुआं धुआं होने लगा। कर्नल भटनागर को मैंने एक छोटी सी मोटर बोट पर सवार होते देखा। वो मोटर बोट की रस्सी खोलकर इसे गहरे पानी में खींचने की कोशिश कर रहा था। ये एक तेज़ रफ्तार मोटर बोट थी। वो इसमें सवार हो चुका था और मैं सन्नाटे के आलम में एक सानिये के लिए खड़ा रहा। फिर जनूनियों के से अंदाज में दौड़ा। इधर इसने मोटर बोट स्टार्ट की, इधर मैं भी सर पर पहुंच गया, मगर हाई स्पीड मोटर ने थ्रोटल खींचते ही तेज़ी से मोशन अप किया था और जब तक मैं इस पर सवार होने की कोशिश करता वो एक झटके के साथ मेरी दस्तरस से निकल चुकी थी। मैं अपने अहम तरीन और ख़तरनाक दुश्मन को इतनी आसानी से हाथों से निकलते देखकर दम बखुद हो चुका था। तब अचानक मुझे रेत पर एक रस्सी तेज़ी से हरकत करती दिखाई दी। मैं बुरी तरह ठटक गया और एक पल के 1000वें हिस्से में बसरत रस्सी के बाकी मानदा गुच्छे के साथ लिपट गया। ये रस्सा लंगर का था जो इस हाई स्पीड मोटर बोट के साथ ही था। मेरे जिस्म को एक तूफानी झटका लगा, मगर मैंने तो जान अपनी हथेली पर रख दी थी। मैंने इसकी परवाह न की। फिर अगले ही लम्हे मैं गहरे पानियों में तेज़ी के साथ रस्सी से लिपटा पानी को चीरे जा रहा था। मेरी समातों में शराटे छूट रहे थे। रफ्तार बहुत तेज़ थी। मुझे अपना तवाज़न कायम करने में भी दुश्वारी पेश आ रही थी, मगर मैंने अपने दोनों हाथों से मजबूती के साथ रस्सी को पकड़ रखा था। मुझसे जान बचाकर राह फरार इख्तियार करते हो कर्नल प्रेम भटनागर को अभी तक मालूम न था कि इसकी मोटर बोट की रस्सी मेरी सूरत में इसकी मौत के साथ चिपकी हुई है, वरना वो रस्सी काट देता या जुदा कर देता।
वो बहुत बदहवास था। चुनाचा इससे पहले कि इसे मेरे बारे में मालूम होता है, मैंने रस्सी के सहारे बढ़ने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। शरारतेदार पानी का दबाव ही इस कदर था कि मुझसे 1 इंच भी रस्सी के सहारे आगे नहीं बढ़ा जा रहा था, बल्कि मेरे लिए खुद को इसके सहारे जमाए रखना भी दुश्वार ही साबित हो रहा था। मेरी दोनों हाथों की हथेलियां भी छल हो रही थीं और इस पर मुतजाद मेरा एक बाजू भी गोली लगने की वजह से जख्मी हो चुका था और वो दर्द करने लगा था। जल्दी ही मुझे महसूस हुआ कि रस्सी मेरे हाथों से छूटने वाली है। मेरे लिए यह बहुत मुश्किल और दुश्वार गुजार सूरत हाल साबित हो रही थी। अब कोई लम्हा जाता था कि रस्सी मेरे हाथों से छूटने को थी कि अचानक तकदीर ने मेरे साथ फिर यावरी की। अचानक मैंने महसूस किया कि बोट की रफ्तार बतदरीज कम होने लगी थी, हत्ता कि वो रुक गई। मेरा रोम मुसर्रत से सरशार हो गया था। अब हद्दे निगाह समंदर था। मैंने बोट की तरफ देखा। कर्नल भटनागर जलाहट के मारे बार बार थ्रोटल खींचा जा रहा था मगर बोट का इंजन खांस कर खामोश हो जाता था। अचानक कर्नल भटनागर की नज़र मुझ पर पड़ी। बोट मुझसे थोड़े फासले पर थी। वो शायद मुझे पहचान गया था और गैर यकीनी नज़रों से दम बखुद खड़ा फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देखे जा रहा था। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कोई हवा था या छलावा जो यूं इसके सर पर पहुंच चुका था। फिर अचानक इसकी निगाह शायद बोट की दुम से मुंसलिक रस्सी पर पड़ी और फिर जैसे इसे एक झटका लगा। जाने कहां से इसके पास पिस्तौल कब्जे में पहले ही आ चुका था कि इसने फुर्ती से वो निकाल कर मुझ पर फायर कर दिया। मैंने फुर्ती से पानी के अंदर गोता लगा लिया। ज़रा गहराई तक पानी में उतर गया। मुझे अंदर से मोटर बोट का पैंदा नजर आने लगा। मैं बोट के ज़रा करीब पहुंचकर दूसरी तरफ उभरा तो इस मरदूद को भी जाने किस तरह पता चल गया। इसने पलट कर मुझ पर यके बाद दीगरे गोलियां चला दी। एक गोली मेरे दाएं शाने में पेवस्त हो गई। मेरे हलक से अजियत के मारे कराह आमेज चीख खारिज हो गई। मैं दोबारा बोट के नीचे चला गया, फिर दूसरे सिरे पर उभरा। वो पागल जुनूनियों की तरह बोट के चारों सिरों की तरफ चक्कर लगा रहा था। मुझ पर नजर पड़ते ही दोबारा इसने गोलियां बरसाईं और मैं फुर्ती से नीचे चला गया। मेरे शाने से खून रिसने लगा था और मेरी बाएं बाजू का जख्म भी खुल गया था। मुझे अब तशवीश होने लगी थी। मैं फिर पानी में गोता लगा लिया और दूसरी सिमत उभरा तो अचानक मैंने देखा कि 3-4 खूनख्वार मछलियां मेरी तरफ गार जैसे दहाने खोले बढ़ने लगीं। मैं लर्ज उठा। अब दोनों तरफ मौत थी। मैंने अल्लाह का नाम लिया और जख्मी होने के बावजूद फुर्ती के साथ मोटर बोट का किनारा थाम कर ऊपर चढ़ने लगा तो कर्नल भटनागर के होंठों पर मकरूह मुस्कुराहट रक्सा हो गई। गालबन इसने भी पानी की सतह पर उभरती हुई मछलियों को देख लिया था। वो गोया मेरी काबिले रहम हालत से हिज उठा रहा था। आओ आओ इमरान आओ, अब मैं बड़े आराम से तुम्हारे सीने में गोली उतार दूंगा। वो मुझे बोट पर चढ़ने का मौका फराहम करते हुए नफरत आलूद लहजे में दांत पीस कर बोला, देखो इस वक्त तुम भी खतरे में हो। मैंने चालाकी से और हाँपती हुई आवाज़ में इससे कहा, हम दोनों कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं और इस गहरे समंदर से निकल जाने की कोशिश करते हैं। मेरी बात पर वो सफाकाना मुस्कुराहट से बोला। इसके रिवाल्वर की खौफनाक नाल मुझ पर उठी हुई थी। क्या कंप्रोमाइज़ कैप्टन इमरान? बोट का ईंधन ख़त्म हो चुका है। क्या तुम इसके टैंक में अपना खून डालोगे? इसने फतह के नशे में चूर होकर एक कहका लगाया और मेरे सीने का निशाना लेकर ट्रिगर दबा दिया। कर्नल भटनागर का चेहरा धुआं धुआं हो गया। इसने चिल्लाहट में आकर अपने आप को वहां ही लड़खड़ा लिया। फिर कर्नल भटनागर को मैंने समंदर में धक्का दे दिया और वो उन खूनख्वार मछलियों का शिकार बन गया। अब मैं अपना मिशन पूरा कर चुका था मगर अब मुझे अपने वतन का रुख करना था। मैंने सबसे पहले कैबिन में जाकर फर्स्ट एड बॉक्स तलाश किया, फिर अपने जख्मों पर मरहम पट्टी करने लगा। गोली हनूज मेरे शाने में पेवस्त थी, जो जाहिर है अब ऑपरेशन के बगैर नहीं निकाली जा सकती थी। बाहर तौर रिश्ते हुए जख्मों पर मरहम पट्टी करने से काफ़ी हद तक आराम मिल चुका था। इस काम से फारिग होने के बाद मैं मोटर बोट का जायजा लेने लगा। इसकी स्पीड मीटर के करीब फ्यूल बताने वाली सुई ई पर झुक चुकी थी। मुझे अब अपनी ज़िंदगी की परवाह न थी। मर भी जाता तो मेरी रूह मुतमईन रहती क्योंकि मैं अपने मिशन में कामयाब हो चुका था। लेकिन फिर यकायकी मेरी आंखों के सामने सबा का फुलरवा सा चेहरा गर्दिश करने लगा। मुझे यूं लगा जैसे महजूर लहजे में कह रही हो, इमरान मैं तुम्हारी मुंतज़िर हूँ। मेरी मोहब्बत मेरी दुआएं तुम्हें ज़रूर कामयाबी से हमकनार करने के बाद मेरे पास खींच लाएंगी। मेरे अंदर बेख्तियार अपने वतन पहुंचने की ख्वाहिश बड़ी शिद्दत के साथ उभरी। तब मैंने तहैया किया कि चाहे कुछ भी हो जाए अपने वतन बखैर आफियत पहुँच कर ही रहूँगा। अभी मेरे पाक वतन को मेरे जैसे जाँ फिरोश मुजाहिद की ज़रूरत है। मोटर बोट में हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र चप्पुओं का भी बंदोबस्त किया गया था। मैं बवक़्त तमाम चप्पुओं के सहारे मोटर बोट जो अब सिर्फ कश्ती बनकर रह गई थी खेने की कोशिश करने लगा। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि अचानक मैं एक बिगल की आवाज़ पर चौंका। आवाज़ मेरे अकब से उभरी थी। मैंने मुड़कर देखा तो ठठक गया। सामने एक बड़ी सी कोस्ट लॉन्च थी जिस पर इंडियन कोस्ट गार्ड का झंडा लहरा रहा था।
अनजाने खदशे के तहत मेरा दिल एक बार की जोर से धड़का, मगर फिर मैंने खुद को संभाल लिया। मुझे कोस्ट लॉन्च में उतारा गया। अरशे पर तकरीबन 12-13 नेवल वर्दियों में मलबूस इंडियन कोस्ट गार्ड के अहलकार नीम दायरे की सूरत में खड़े थे। इनमें एक अफसर रैंक का शख्स भी खड़ा था। वो लोग सब मुझे इस्तबा अंगेज नज़रों से घूर रहे थे। मैंने अपने चेहरे पर यकायकी आम लोगों जैसी मस्कीनियत तारी कर ली। कौन हो तुम? ऑफिसर ने कड़कदार आवाज़ में पूछा। वो जी, मछलियाँ पकड़ता हूँ और इधर खंबात के साहिल बस्ती है, वहाँ रहता हूँ, मैंने हाथ जोड़कर कहा। यहाँ गहरे पानियों में क्या करने निकले थे? दोबारा पूछा गया। वो जी, ज़्यादा मछलियाँ पकड़ने की लालच में आगे निकल आया था, इसलिए रास्ता भूल गए। मगर सर जी, मुझे इस लालच की सज़ा भी मिल गई है। मैं इतना कहकर धाड़े मार मार कर रोने लगा। इसकी तलाशी लो। मेरी तलाशी ली गई। मेरी जी लॉन्च बेतवाज़न होकर डूब गई। फिर यह खाली मोटर बोट नज़र आ गई। मैं इसके सहारे यहाँ तक आ गया। किस ठेकेदार के नीचे काम करते हो? ऑफिसर ने आखिरी सवाल किया तो मैंने फ़ौरन बग्गू राम और मुंशी दौलत राम का नाम बता दिया। ऑफिसर के चेहरे से अब बेजारी झलकने लगी। उन्होंने मुझे बेजरर सा जानकर दोबारा मोटर बोट पर उतार दिया और तंबीह की कि फलां समुद्री हदूद से ज़रा आगे पाकिस्तानी हदूद शुरू हो जाती हैं, इसलिए मैं इधर का रुख ना करूं। मुझे ईंधन भी फराहम कर दिया गया। इन लोगों ने मेरी दोनों तरफ से रहनुमाई की। इनकी लॉन्च जैसे ही नज़रों से ओझल हुई, मैंने ममनुआ समुद्री हदूद का रुख किया। हद पार करते ही मुझे पाकिस्तानी कोस्ट एंड कस्टम गार्ड्स वालों ने धर लिया। मैंने उन्हें भी यही बताया कि एक मछेरा हूँ, भटक कर यहाँ आ गया था वगैरह। हाँ, अलबत्ता मैंने अपना ताल्लुक़ पाकिस्तान से ही बताया था। मुझे जब मज़ीद ज़ेरे तशवीश लाया गया तो मैंने बिलाखिर सेठ असगर की बेटी सबा का फ़ोन नंबर दे दिया। सबा तो जैसे खुशी से गंग हो गई। यूं मेरी टेलीफोनिक ज़मानत हुई। फिर सबा और इसके पापा खुद लाहौर से कराची बाय एयर मुझे लेने आए। अब हम दोनों खुशाइंद मुस्तकबिल के ख्वाब बुन रहे हैं और महजूर दिलों में उम्मीद की नई कोंपलें फूटने लगी हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये जांफरोश नावल? अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।